हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल लो समझ लो में। और मैं हूं प्रदीप कुमार। तो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? आप लोग सभी स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे, मैं आशा करता हूं। तो आज के एक नया टॉपिक है, हमारा एक नया सब्जेक्ट है जो कि अर्थशास्त्र है। बता दूं कि इसके पहले हमने 2020 में अर्थशास्त्र के टोटल 12 पार्ट वीडियो अपलोड कर दिए थे और सेकेंड 2021 में 2021 में अब हम इसकी तैयारी शुरू कर रहे हैं। देखिए, आपको पता होना चाहिए कि 2020 और 21 का सिलेबस सेम है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं है। जो 2020 में था वही 2021 में है। अगर आप उन सारे वीडियो से तैयारी कर रहे हैं तो जो हम तैयारी कराने जा रहे हैं वो आपको सारे क्वेश्चन आ रहे होंगे। अगर उन सारे वीडियो को आपने ध्यानपूर्वक देखा होगा, लगभग बहुत सारे 50,000 एक वीडियो को लाख बच्चों ने देखा है। तो अगर आप भी उस वीडियो को से तैयारी किए होंगे तो ये सारे क्वेश्चन आपको आसान लगेंगे। अगर नहीं किए हैं तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ इकोनॉमिक्स पर क्लिक कीजिए और इकोनॉमिक्स पर क्लिक करने के बाद आपको सारे वीडियो एक साथ मिल जाएंगे। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, उन सारे वीडियो की आप तैयारी कर लीजिए। देखिए, इसमें टोटल हम 1500 क्वेश्चन कराने वाले हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे सब्जेक्ट में अर्थशास्त्र के फर्स्ट पेपर में टोटल 25 चैप्टर हैं। कितने? 25 चैप्टर हैं। और इस चैप्टर में हम प्रत्येक चैप्टर का बेसिक नॉलेज भी बताएंगे, फिर उसके बाद MCQ कराएंगे, यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। पहले हम बेसिक नॉलेज बताएंगे, फिर उसके बाद MCQ कराएंगे। क्योंकि आपको पता ही होगा कि जब तक हमको बेसिक चीज़ें नहीं पता होती हैं, चैप्टर के विषय में नहीं पता होता है, तो क्वेश्चन हमको आता नहीं है। क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हम समझ नहीं पाते हैं जब तक उस चैप्टर के विषय में हमको पता नहीं होता। तो पहले हम चैप्टर को समझाएंगे, फिर उस चैप्टर से कितने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं जो कि आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, उन सभी क्वेश्चनों को कराएंगे। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिए। अगर अच्छा लगे तो लाइक करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, जो हमारा फर्स्ट पेपर है इकोनॉमिक्स का, उसमें पहला चैप्टर है अर्थशास्त्र की परिभाषा, प्रकृति एवं विषय क्षेत्र। पहला चैप्टर है अर्थशास्त्र की परिभाषा, प्रकृति एवं विषय क्षेत्र। बता दूं कि अगर आपने बुक नहीं लिया है तो बुक ले लीजिए, अगर नहीं लिए हैं तो हम इसका PDF डिस्क्रिप्शन में दे देते हैं, वहाँ से डाउनलोड कर दीजिए और फिर उसको आप नोट कर लीजिए। एक नोट्स बना लीजिए आप इन सारे PDF का, तो आपका बुक तैयार हो जाएगा। अगर बुक है आपके पास तो वो बहुत अच्छी बात है, आप उससे पढ़िए। देखिए, किसी किसी यूनिवर्सिटी में चैप्टर आगे पीछे हो सकते हैं, लेकिन चैप्टर चेंज नहीं होंगे। हो सकता है किसी यूनिवर्सिटी में इसका 1 नंबर वाला चैप्टर 10 नंबर पे आ जाए और किसी का 1 नंबर वाला चैप्टर 5 नंबर पे आ जाए, लेकिन चैप्टर ज़रूर मिलेगा, क्योंकि इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र के अंतर्गत जो आता है वो कभी परिवर्तन नहीं होता है, याद रखना। अब पहला चैप्टर अर्थशास्त्र की परिभाषा, प्रकृति एवं विषय क्षेत्र। चलिए हम चैप्टर के विषय में कुछ जानेंगे। अध्याय का संक्षिप्त परिचय। सबसे पहले इस अध्याय का हम परिचय जानेंगे कि इस अध्याय के अंतर्गत क्या क्या पूछा जा सकता है, उसके परिचय जानेंगे और उससे परिचित होंगे। तो देखिए, इसमें पहले परिभाषा देखिए। अर्थशास्त्र की परिभाषा के संदर्भ में अर्थशास्त्रियों में बहुत विवाद है। अब अर्थशास्त्र की परिभाषा के संदर्भ में जितने भी अर्थशास्त्री थे उसमें बहुत विवाद है, मतलब झगड़ा, लड़ाई, मार काट नहीं है, यानी उनकी परिभाषा के संदर्भ में विवाद है। कोई अपना अलग मत देता है तो कोई अपना अलग मत देता है। जैसे हम कह दें कि एक तरह से कह दें कि एक ग्राम को कह दें गांव एक सुसंगठित समाज है, कोई कह दिया कि नहीं ये गांव बेकार समाज है। तो सबका अपना अपना राय है, सब अपना अपना राय देते हैं उसमें। तो उसी में विवाद है कि इसके भाई कई परिभाषाएं हैं, कौन परिभाषा को हम सत्य माने, उसी को विवाद कहते हैं। वीडियो को अगर ध्यान से सुनेंगे तो मैं आपको 100% दावा करता हूं कि इससे जितने भी रिलेटेड मैं मॉक टेस्ट करवाऊंगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करवाऊंगा, सारे क्वेश्चन को आप आसानी से लगा सकेंगे। इस चैप्टर के बाद हम मॉक टेस्ट इसी वीडियो में लेकर आएंगे। आप इसको सुनने के बाद उसको मॉक टेस्ट दीजिएगा, थोड़ा समय निकालिएगा। 2 घंटे का आपका एग्ज़ाम होता है और इस वीडियो पे कम से कम 1 घंटा तो दीजिए आप लोग। 2 घंटे का आप एग्ज़ाम होता है, आप 2 घंटे पेपर देने बैठेंगे तो कम से कम इस वीडियो में 1 घंटा तो दीजिए आप लोग, समय निकाल कर। चाहे रात में देखिए या सुबह मॉर्निंग में उठकर देखिए, लेकिन पूरा वीडियो देखिए, तभी समझ में आएगा। प्रोकेन्स तो यहाँ तक कहते हैं कि राज्य अर्थव्यवस्था ने परिभाषाओं से अपना गला घोट डाला।
इतने परिभाषा दिए गए अर्थशास्त्र के, इतने परिभाषा दिए गए कि प्रोकेंस ने तो यहाँ तक कह दिया कि अर्थशास्त्र ने अपना गला घोट डाला, परिभाषाओं से बाल ले दिया, इतना मतलब परिभाषा बना दिया गया अर्थशास्त्र का। आगे देखते हैं क्या होता है। अब चलिए कुछ अर्थशास्त्रियों के अनुसार हम जान लेते हैं। जूथन के अनुसार अर्थशास्त्र एक अपूर्ण विज्ञान है। क्या है? अपूर्ण विज्ञान, इसलिए इसे निश्चित सीमा के भीतर रखना अत्यंत ही कठिन है। जैविक वाइनर तो यह तक कह डाल जाते हैं कि अर्थशास्त्र वह है जो अर्थशास्त्री करते हैं। देखिए, जूथन ने बताया कि अर्थशास्त्र एक अपूर्ण विज्ञान है, इसकी कोई सीमा नहीं है, इसकी कोई सीमा नहीं है। कितना भी परिभाषा बना दो, किसी भी तरह तोड़ मरोड़ के इसकी परिभाषा निकाल दो। और एक जैक वाइनर आते हैं, वो तो ये कह देते हैं कि अर्थशास्त्र वह है जो अर्थशास्त्री करते हैं। मतलब अर्थशास्त्री जो परिभाषा बना देते हैं वही अर्थशास्त्र हो जाता है। ये जैवक वाइनर का कहना है। ठीक है, अब ये कथन आपको याद रखना है कौन क्या कह रहा है। देखिए, कुछ विद्वानों द्वारा उनके निम्न प्रकार से परिभाषित किए गए हैं। चलिए देखते हैं हम। पहला है, प्रत्येक मनुष्य उस अंश के अनुसार धनी या निर्धन है जिस पर यह मानवीय जीवन की आवश्यकताओं की सुविधाओं और मनोरंजन का सुख लेता है। ये किसने कहा था? एडम स्मिथ ने। एडम स्मिथ ने क्या कहा था कि प्रत्येक मनुष्य, संसार का प्रत्येक मनुष्य उस अंश के अनुसार है, धनी या निर्धन होता है जिस पर वह मानवीय जीवन की आवश्यकताओं की सुविधाओं और मनोरंजन का सुख लेता है। मान लीजिए सपोज कि आपके पास 100 रुपये हैं। ओके, 100 रुपये हैं, तो आपने 1000 रुपये की सामान लेने की इच्छा रख ली, तो आप निर्धन हो गए कि नहीं? क्योंकि आपके पास 100 रुपये हैं और आपकी इच्छा कितने की है? 1000 रुपये की सामान लेने की, तो आप निर्धन कहलाएंगे। यानी आपके पास अगर 100 रुपये हैं और आप 20 रुपये की सामान लेने की इच्छा कर रहे हैं तो आप धनी हो गए। तो आवश्यकताओं के हिसाब से व्यक्ति निर्धन और धनी होता है, याद रखना। ये किसने कहा? एडम स्मिथ है। आई होप कि समझ गए होंगे आप। अब दूसरा अर्थशास्त्री देखते हैं। अर्थशास्त्र वह विज्ञान है जो धन का अध्ययन करता है। किसने कहा था? JBC ने। किसने कहा था? JBC ने। अर्थशास्त्र वह विज्ञान है जो धन का अध्ययन करता है। याद रखना, ये इंपॉर्टेंट रहेगा। ओके, आगे देखते हैं। राजनैतिक अर्थशास्त्र का उद्देश्य उन सामान्य कारणों की व्याख्या करना है जिस पर मनुष्य का भौतिक कल्याण निर्भर है। ये किसने कहा था? कैनन। किसने कहा था? कैनन ने कहा था कि राजनैतिक अर्थशास्त्र का उद्देश्य उन सामान्य कारणों की व्याख्या करना है जिस पर मनुष्य का भौतिक कल्याण निर्भर है। अच्छा, अब इससे क्या आशा करते हैं आप? मतलब जिस पर व्यक्ति का भौतिक कल्याण, आंतरिक कल्याण नहीं, भौतिक कल्याण, दिखावा कल्याण। भौतिक सुख जानते हो क्या होता है? दिखावा सुख। जिस पर मनुष्य का, जैसे कार खरीदना, घर बनाना और विभिन्न प्रकार की वस्तुएं खरीदना अपने भौतिक सुख के लिए, तो वही मनुष्य के भौतिक कल्याण के लिए ही अर्थशास्त्र का सब्जेक्ट रखा गया है, अर्थशास्त्र के विषय में बताया गया है। भौतिक कल्याण के सुख के विषय में अर्थशास्त्र में है, ये समझ लीजिए। ये किसने बताया? कैनन ने। किसने बताया? कैनन। इम्पॉर्टेंट है ये सारे। अभी आप जब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लगाएंगे तो उसमें ये सब पूछे जाएंगे। अब देखिए, अर्थशास्त्र वह विज्ञान है जो साध्यों तथा वैकल्पिक उपयोग वाले सीमित संसाधनों के संबंधों के रूप में मानव व्यवहार का अध्ययन करता है। किसने कहा? रॉबिन्स। किसने कहा था? रॉबिन्स। याद रखना, रॉबिन्स ने क्या कहा कि अर्थशास्त्र वह विज्ञान है जो साध्य तथा वैकल्पिक उपयोग वाले सीमित संसाधनों के संबंधों के रूप में मानव व्यवहार का अध्ययन करता है। ये रॉबिन्स का कथन है। ओके, अब यहाँ कुछ आपको स्मरण रखने योग्य महत्वपूर्ण तथ्य हैं। इन बातों को आप बिल्कुल माइंड में रखिएगा। मैं इसका PDF दे दूँगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। लो समझ लो, मात्र YouTube ऐसा चैनल है जहाँ पर सभी PDF बिल्कुल फ्री में उपलब्ध कराए जाते हैं।
मेरा मात्र एक उद्देश्य है कि आप लोग ग्रेजुएशन में, स्नातक में अच्छे मार्क ला सकें। देखिए, आप लोग वीडियो लाइक नहीं करते हैं, शेयर नहीं करते हैं, मैं एक बार कह देता हूँ, 2 बार कह देता हूँ, आपको किसी भी प्रकार की कोई बातें नहीं कहता हूँ। ये आपकी इच्छा है, करिए ना करिए, लेकिन आपको समझ में आता है तो ज़रूर करिएगा। नहीं समझ में आता तो कोई ज़रूरत नहीं है, लाइक करिए ना, सब्सक्राइब करिए ना, तो चैनल को शेयर कीजिए। अगर समझ में आ रहा है, आपको थोड़ी सी भी हेल्प हो रही है, तो आपका ये दायित्व बनता है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों को बताएं। ओके, सभी पीडीएफ बिल्कुल फ्री में उपलब्ध कराए जाते हैं। प्रत्येक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ दे दिया जाता है। उसके बाद हमने टेलीग्राम चैनल क्रिएट किया है, उस पर सारे पीडीएफ डेली की डेली शेयर कर देते हैं। किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं है आपको। प्रत्येक छात्र के कमेंट का जवाब हम तुरंत देते हैं, रिप्लाई करते हैं। हो सकता है कि आधे या 1 घंटे बाद दें, लेकिन मैं रिप्लाई ज़रूर देता हूँ। मात्र एक ऐसा चैनल है जहाँ आपको हर कमेंट का रिप्लाई मिलेगा, हर वीडियो का पीडीएफ मिलेगा, हर समस्याएं आपकी सुनी जाएंगी। मात्र इसका एक ही उद्देश्य है कि आप स्नातक में अच्छे मार्क ला सकें। तो इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और वीडियो को शेयर जरूर करना। अब ये महत्वपूर्ण तथ्य हैं, अब इसको जो आपको बिल्कुल ध्यान में रखिएगा। देखिए, स्क्रीनशॉट लेने के चक्कर में ना पड़िए, हमने बार बार कह दिया कि आप लोग इसका पीडीएफ बिल्कुल सेम यही पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा और नोट्स बना लीजिएगा। अब एडम स्मिथ, जो कि अर्थशास्त्र के जन्मदाता कहे जाते हैं, अब पूछ लिया जाएगा आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि एडम स्मिथ अर्थशास्त्र के जन्मदाता किसे कहा जाता है। तो किसे कहा जाता है? एडम स्मिथ को। हो सकता है अभी आपको जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराएंगे उसमें एक क्वेश्चन बनेगा भी। तो एडम स्मिथ को अर्थशास्त्र के जन्मदाता कहते हैं। अर्थशास्त्र को राष्ट्र के धन के स्वरूप तथा उसके कारणों की खोज कहा जाता है। एडम स्मिथ के अनुसार अर्थशास्त्र एक धन का विज्ञान है। किसका? धन का। और जिसके अंतर्गत धन का अध्ययन किया जाता है उसी को इकोनॉमिक्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इकोनॉमिक्स, अर्थशास्त्र कहा जाता है। अतः एडम स्मिथ के अनुसार अर्थशास्त्री अपने सिद्धांतों में इस बात का परीक्षण करते हैं कि मनुष्य का उत्पादन तथा उपभोग किस प्रकार करते हैं, अर्थात आर्थिक सिद्धांत धन विषयक नियमों का प्रतिपादन करता है। याद रखेंगे। आगे देखते हैं कि एडम स्मिथ ने 1776 में एक पुस्तक लिखी जिसका नाम है एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड केसेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन। तो ये किसकी पुस्तक है? देखिए, इम्पॉर्टेंट पुस्तक है, ये हमने हाईलाइट कर दिया है। ठीक है, हमने हाईलाइट कर दिया है और ये इम्पॉर्टेंट पुस्तक भी है, तो आप याद रखेंगे। ये जो है एडम स्मिथ की पुस्तक है। ये कब लिखी गई थी? 1776 में लिखी गई थी। कब लिखी गई थी? 1776 ईस्वी में लिखी गई थी। एडम स्मिथ की पुस्तक है। एडम स्मिथ को क्या कहा जाता है? अर्थशास्त्र का जन्मदाता कहा जाता है। ये सारे पॉइंट आपको याद रखना है। पुस्तक को जरूर याद रखना, पुस्तक से रिलेटेड एक क्वेश्चन बनता है। एक ही वीडियो में हम पूरे अर्थशास्त्र के जितने भी पुस्तक हैं सबको हम एक वीडियो बनाएंगे, उसमें जितने भी अर्थशास्त्र के पुस्तक हैं और उनके लेखक हैं उन सारे क्वेश्चनों को एक ही वीडियो में समाहित कर देंगे। वो वीडियो जल्दी अपलोड होगा। अगर उस वीडियो को पूरा आप देख लेंगे तो इससे पुस्तक से रिलेटेड कोई क्वेश्चन छूटेगा नहीं। आगे आता है कि ब्रिटेन के अर्थशास्त्री जिनका नाम था डेविड रिकार्डो ने धन के उत्पादन तथा उपभोग की अपेक्षा धन के वितरण पर अधिक बल दिया। उनके अनुसार अर्थशास्त्र की मुख्य समस्या उत्पादित धन अथवा राष्ट्रीय आय की भूमि स्वामियों, श्रमिकों तथा पूंजीपतियों में वितरण संबंधी नियमों को निर्धारित करना। तो इनका एक मात्र उद्देश्य ये था, इनका कहने का अर्थ ये है कि अर्थशास्त्र वो है जहाँ पूंजीपतियाँ और श्रमिक, भूमि स्वामियों की पूंजीपतियों का विवरण रखना, उसी को अर्थशास्त्र कहा जाता है। सबका अपना अलग अलग मत है। अब आगे देखते हैं। देखिए, एडम स्मिथ के उत्तराधिकारी अर्थशास्त्र जॉन स्टुअर्ट मिल के शब्दों में राजनैतिक अर्थशास्त्र का संबंध धन के संभव, उनके उत्पादन और विवरण के नियमों से है। अर्थशास्त्र मनुष्य संबंधित धन का विज्ञान है। याद रखेंगे, ये किसने कहा? जॉन स्टुअर्ट मिल। ओके, नेक्स्ट आता है अंग्रेज अर्थशास्त्री अल्फ्रेड मार्शल ने अर्थशास्त्र में मनुष्य और उसके आर्थिक कारण पर बल दिया।
वास्तव में धन केवल एक साधन मात्र है और मनुष्य का कल्याण साध्य है। ये किसने कहा था? एक अंग्रेज अर्थशास्त्री थे जिनका नाम था अल्फ्रेड मार्शल, और उन्होंने कहा कि केवल धन एकमात्र साधन है और मनुष्य का कल्याण केवल साध्य ही है। याद रखेंगे। आगे देखते हैं। मार्शल के अनुसार अर्थशास्त्र एक और धन का अध्ययन है और दूसरी ओर जो कि अधिक महत्वपूर्ण है, यह मनुष्य के अध्ययन का एक भाग है। ये किसने कहा? मार्शल, अल्फ्रेड मार्शल ने कहा कि अर्थशास्त्र एक और धन है और दूसरी ओर जो अधिक महत्वपूर्ण भी है, यह मनुष्य के अध्ययन का एक भाग भी है। आगे देखते हैं। अतएव अर्थशास्त्र में धन की तुलना में मनुष्य को अधिक महत्व दिया जाता है। मनुष्य का स्थान प्रधान है और धन का गौड़। धन मनुष्य के लिए है, न कि मनुष्य धन के लिए। याद रखना। ये कथन किसने कहा कि धन मनुष्य के लिए है, न कि मनुष्य धन के लिए? ये अर्थशास्त्र, ये इनका कहना है। मार्शल ने कहा था इसको। मार्शल की प्रसिद्ध पुस्तक का नाम था प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स। क्या था? प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स मार्शल की प्रसिद्ध पुस्तक का नाम था। तो इस पुस्तक को आप जरूर याद रखना, प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स। ओके, ये पुस्तक मार्शल की है। देखिए, पीगू के शब्दों में अर्थशास्त्र आर्थिक कल्याण का अध्ययन है। आर्थिक कल्याण से हमारा आशय सामाजिक कल्याण के उस भाग से है जिसे प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से मुद्रा के मापदंड से संबंधित किया जा सकता है। ये पीगू के शब्दों में है, याद रखना। इस प्रकार पीगू के अनुसार भौतिक कल्याण नहीं बल्कि आर्थिक कल्याण ही अर्थशास्त्र की वस्तु है। पीगू कहते हैं कि भौतिक कल्याण नहीं अर्थशास्त्र ही विषय वस्तु की, भौतिक कल्याण नहीं बल्कि आर्थिक कल्याण ही अर्थशास्त्र की विषय वस्तु है। ओके, ब्रिटेन के प्रसिद्ध अर्थशास्त्री रॉबिन्स ने अर्थशास्त्र की परिभाषा में अपनी पुस्तक नेचर ऑफ सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक्स साइंस पुस्तक में दी। ओके, ये पुस्तक किसकी है? ब्रिटेन के अर्थशास्त्री थे रॉबिन्स। ओके, ये पुस्तक, जितने भी पुस्तक हैं सारे याद रखना, ये सभी अभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछे जाएंगे। रॉबिन्स के अनुसार अर्थशास्त्र वह विज्ञान है जो उनके उद्देश्यों और वैकल्पिक उपयोगों वाले दुर्लभ संसाधनों से संबंध में मानव व्यवहार का अध्ययन करता है। ये किसने कहा? रॉबिन्स ने कहा। रॉबिन्स ने क्या कहा कि अर्थशास्त्र वह विज्ञान है जो अनेक उद्देश्य और वैकल्पिक उपयोगों वाले दुर्लभ संसाधनों के संबंध में मानव व्यवहार का अध्ययन करता है। ये रॉबिन्स ने कहा। नेक्स्ट आता है प्रो मेहता के अनुसार अर्थशास्त्र एक विज्ञान है जो मानवीय व्यवहार की इच्छा रहित अवस्था या इच्छा विहीन की स्थिति तक पहुंचने के संसाधन के रूप में अध्ययन करता है। ये किसने कहा? प्रो मेहता। ओके, प्रो मेहता का कहना है कि अर्थशास्त्र एक विज्ञान है जो कि मानवीय व्यवहार की इच्छा रहित अवस्था या इच्छा विहीन की स्थिति तक पहुंचने के संसाधन के रूप में अध्ययन करता है। नेक्स्ट है अर्थशास्त्र की अनेक परस्पर विरोधी परिभाषाओं के कारण अर्थशास्त्र के सही स्वरूप और क्षेत्र के विषय में अधिक अस्पष्टता आ गई है। इसका मतलब है कि इसकी इतनी परिभाषाएं बना दी गई हैं कि इसमें किसी भी प्रकार की परिभाषा स्पष्ट नहीं हो रही। कौन सी परिभाषा सही है और कौन सी गलत है, इसमें कन्फ्यूजन बहुत है। जेएमसी ने लिखा है कि अर्थशास्त्र ने अपने परिभाषाओं के फंदे में फंसा रखा गया। तो इस प्रकार से इतनी परिभाषाएं इसकी बना दी गई हैं कि इसका सही परिभाषाओं में कन्फ्यूजन बहुत है कि इसका अर्थ क्या हो सकता है। चलिए हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है आपके सामने, आपको बताना होगा इन 4 ऑप्शन में राइट आंसर कौन होगा। चलिए हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं। अर्थव्यवस्था संगठन का वह रूप है जिससे लोगों को जीविका मिलती है। यह परिभाषा किस विद्वान की है?
4 ऑप्शन आपके सामने हैं, मार्शल, साइमन कुजनेट्स, J.R. ह्यूक्स, A.J. ब्राउन। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा डी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, डी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगर आपने पहले वीडियो पूरा देखा हुआ है तो आपको ये सारे क्वेश्चन आसानी से आ रहे होंगे। दूसरा क्वेश्चन है आपके सामने कि जिस उद्योग में निजी विनियोजक एवं सरकार दोनों शेयर होल्डर होते हैं उसे कहते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, संयुक्त क्षेत्र। बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा कि निम्न में से कौन सा कथन उपयुक्त है। देखिए ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है, रॉबिन्स के अनुसार अर्थशास्त्र एक वास्तविक विज्ञान है। ओके, ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ये 4 ऑप्शन आप लोग पढ़ लीजिएगा, बाकी हम करेक्ट आंसर जो है उसका बता रहे हैं। चौथा ऑप्शन है क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, पुस्तक द प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमिक्स एंड टैक्सेशन किसने लिखी। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, राइट आंसर हो जाएगा बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, रिकार्डो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है आपके सामने, निम्न में से कौन सा सही नहीं है, बताना है निम्न में से कौन सा सही नहीं है। सी आपको बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, एक पत्नी द्वारा अपने बीमार पति की सेवा आर्थिक कार्य है। ये बिल्कुल गलत आंसर है, ये सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 6 है आपके सामने, पेड़ों से मिलकर जंगल बनता है किंतु पेड़ जलवायु नहीं बनाता जबकि जंगल जलवायु बनाते हैं। यह कथन किस अर्थशास्त्री का है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, बोल्डिंग। डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखेंगे आप। दुर्लभता की ओर सबसे पहले ध्यान किसने आकर्षित किया। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ए आपको बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, रॉबिन्स। किसने आकर्षित किया, रॉबिन्स। क्वेश्चन नंबर 8 है, किन्स से पहले समशिष्ट परक विश्लेषण के विचार निम्न में से किस अर्थशास्त्री ने दी। तो डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, माल्थस। क्या हो जाएगा राइट आंसर, माल्थस। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा कि अर्थशास्त्र एक विज्ञान है जो मानवीय व्यवहार का इच्छा रहित अवस्था की प्राप्ति के लिए एक साधन के रूप में अध्ययन करता है। यह किस अर्थशास्त्री का कथन है, इसको हमने बताया था। तो सी आपको बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, J.K. मेहता। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 हमारा, अर्थशास्त्र का कार्य खोज करना और व्याख्या करना है, न कि समर्थन या खंडन करना है, इस कथन का आशय है। तो ए आपको बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, अर्थशास्त्र एक वास्तविक विज्ञान है। ओके, ये आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन है हमारा, अर्थशास्त्र वह विज्ञान है जो धन का अध्ययन करता है, किसका कथन है, बताना है आपको। तो सी आपको बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, J.B. से। राइट आंसर हो जाएगा सी आपको बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, J.B. से। ओके, 12 नंबर क्वेश्चन हमारा, अर्थशास्त्र के जनक निम्नलिखित में से किसे अर्थशास्त्री को कहा जाता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, बताना है। बी आपको बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, एडम स्मिथ को। किसको कहा जाता है, एडम स्मिथ को। क्वेश्चन नंबर 13 हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा अर्थशास्त्री अर्थशास्त्र को धन का विज्ञान मानता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, एडम स्मिथ। ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित अर्थशास्त्रियों में से कौन धन को साधन माना साध्य नहीं।
बताना आपको कि कौन सा अर्थशास्त्री ने धन को साधन माना है, साध्य नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा डी, करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी ने। मार्शल, पिगू, कैन, सभी ने। क्वेश्चन नंबर 15 है, निम्नलिखित अर्थशास्त्रियों में से कौन अर्थशास्त्र के विकास केंद्रित विषय से संबंधित है। तो राइट आंसर ए आपको बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, सैमुअल्सन करेक्ट आंसर हो जाएगा, पॉल ए सैमुअल्सन। क्वेश्चन नंबर 16 है, निम्न में से कौन सी परिभाषा नवीनतम है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी आपको बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अर्थशास्त्र प्रायोगिक अर्थव्यवस्था में चुनाव की समस्या का अध्ययन है। तो डी आपको बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 है, इकोनॉमिक्स ऑफ वेलफेयर पुस्तक के लेखक हैं। तो क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर, ए आपको बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, पिगू, ए आपको बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 है, सर्वप्रथम सामान्य साम्य विश्लेषण की वैज्ञानिक व्याख्या देने का श्रेय किसे है। तो राइट आंसर ए आपको बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, लियोन वालरस, ए आपको बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उन्नीस नंबर है, निम्न में से किसने आर्थिक एवं अनार्थिक क्रियाओं की अवधारणा को अवास्तविक माना है। तो ए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, प्रो रॉबिन्स ने। किसने, प्रो रॉबिन्स। क्वेश्चन नंबर 20 है हमारा कि द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ के लेखक कौन है। तो राइट आंसर हो जाएगा ए आपको बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, जे.बी. क्लार्क। क्या हो जाएगा, ए आपको बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 21 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किसने आवश्यकता विहीनता संबंधित परिभाषा दी है। तो राइट आंसर हो जाएगा ए आपको बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, प्रो जे.के. मेहता। बाईस नंबर क्वेश्चन हमारा कि विशिष्ट और सूक्ष्म अर्थशास्त्री पूर्णतः व्यक्तिगत व्याख्या पर आधारित है तथा इसका संबंध अंतर्वैयक्तिक संबंधों से भी होता है। किसका कथन है। तो राइट आंसर डी आपको बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, डी आपको बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 23 नंबर क्वेश्चन है, प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स पुस्तक के लेखक कौन है। तो बी आपको बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, मार्शल। राइट आंसर आपको हो जाएगा बी, मार्शल। ओके। 24 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, निम्न में से किसने कहा था कि अर्थशास्त्र का कर्तव्य केवल विश्लेषण तथा खोज करना नहीं बल्कि प्रशंसा और निंदा करना भी है। तो राइट आंसर हो जाएगा ए, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, प्रो थॉमस। यह कथन प्रो थॉमस का है। 25 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किसका कथन है कि अर्थशास्त्र वह कुछ है जो अर्थशास्त्री करते हैं। अभी हमने बताया था। तो सी आपको बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, जैकब वाइनर। ओके, क्या हो जाएगा राइट आंसर, सी। छब्बीस नंबर क्वेश्चन है, किसका कथन है इच्छाओं से मुक्ति पाना ही आर्थिक समस्या है। तो ए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, प्रो मेहता का। किसका, प्रो मेहता का। 27 नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रों के धन के स्वरूप एवं कारणों की खोज के लेखक कौन है। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, ए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, एडम स्मिथ। एडम स्मिथ बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अट्ठाईस नंबर क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र वह विज्ञान है जो मानव व्यवहार का असीमित उद्देश्यों तथा सीमित और अनेक उपयोग वाले संसाधनों के बीच संबंध के रूप में अध्ययन करता है। यह परिभाषा दी गई थी किसके द्वारा। तो राइट आंसर हो जाएगा रॉबिन्स के द्वारा।
डी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, रॉबिन्स के द्वारा। 29 नंबर क्वेश्चन है, प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, मार्शल। प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स के लेखक कौन है? मार्शल। 30 नंबर क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र नामक पुस्तक निम्न में द्वारा किसकी लिखी गई है? या अर्थशास्त्र नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है, बताइए। बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, कौटिल्य के द्वारा। किसके द्वारा लिखी गई है? कौटिल्य के द्वारा। 31 नंबर क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 31 है, रोजगार, ब्याज और मुद्रा का सामान्य सिद्धांत नामक पुस्तक के लेखक हैं? तो सी आपको बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, किन्स। सी आपको बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 32 नंबर क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र की विकासोन्मुखी परिभाषा दी है, यानी विकास की मुखी की परिभाषा किसने दी है अर्थशास्त्र की? तो राइट आंसर हो जाएगा, सी आपको बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, सैमुअलसन ने। 33 नंबर क्वेश्चन हमारा, अर्थशास्त्र को किसने उद्देश्यों के प्रति तटस्थ माना है? डी आपको बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, रॉबिन्स। चौंतीस नंबर है, अर्थशास्त्र की धन केंद्रित परिभाषाओं से असहमत अर्थशास्त्री हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा, ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, एडम स्मिथ। 35 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, अर्थशास्त्र है? तो बी आपको बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, विज्ञान एवं कला दोनों। विज्ञान एवं कला दोनों अर्थशास्त्र हैं। 36 नंबर क्वेश्चन है, कौन प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री है? ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, मार्शल। कौन? मार्शल। 37 नंबर क्वेश्चन है, एक अर्थशास्त्री मनुष्य वह है जो, बताना है आपको। डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, विवेकशील है, संतुष्ट अधिकतम करता है, कानून के अनुसार कार्य करता है, उपयुक्त तो सभी। डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 38 नंबर क्वेश्चन है हमारा, अर्थशास्त्र में दुर्लभता की अवधारणा का प्रतिपादन किसने किया? तो डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, लियोनेल रॉबिन्स। क्या हो जाएगा? डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 39 नंबर क्वेश्चन है, किसने कहा अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है? तो बी आपको बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, एडम स्मिथ ने कहा। किसने? एडम स्मिथ। 40 नंबर क्वेश्चन है, अवमूल्यन का प्रमुख उद्देश्य है? तो सी आपको बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, निर्यात एवं आयात प्रोत्साहन। 41 नंबर क्वेश्चन है, कोर सेक्टर में सम्मिलित होते हैं? तो डी आपको बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, सभी। खनिज तेल उद्योग, कोयला उद्योग, लोहा एवं इस्पात उद्योग, ये कोल सेक्टर में सम्मिलित होते हैं। ओके। 42 नंबर क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र की वर्गीकरण की परिभाषा किसने दी? डी आपको बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, किसने दी? मार्शल। 43 नंबर क्वेश्चन है, किस अर्थशास्त्री ने अर्थशास्त्र को वास्तविकता विज्ञान माना है? बताना है, किस अर्थशास्त्री ने अर्थशास्त्र को वास्तविक विज्ञान माना है? तो राइट आंसर हो जाएगा, सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, मार्शल। किसने? मार्शल। 44 नंबर क्वेश्चन है, विशिष्ट अर्थशास्त्र वर्णन करता है? डी आपको बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं।
डी आपको बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 45 नंबर क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र की परिभाषा में असीमित साध्य का विचार किसने दिया? सी आपको बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, रॉबिन्स। किसने दिया? रॉबिन्स। 46 नंबर क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र उन तत्वों का अध्ययन करता है जो रोजगार और जीवन स्तर को प्रभावित करते हैं, यह किसने कहा? तो सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, वे हम। किसने कहा? वे हम। 47 नंबर क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र विज्ञान है क्योंकि उपयुक्त दोनों। देखिए, इसमें तथ्यों का क्रमबद्ध अध्ययन होता है, सही है। अर्थशास्त्र के नियम कारण परिणाम में संबंध स्थापित करता है, ये भी सही है, यानी ए बी दोनों सही हैं। ओके। 48 नंबर है, अर्थशास्त्र एक आदर्श विज्ञान है क्योंकि, तो ए आपको बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अर्थशास्त्र तार्किक व भावक दोनों से संबंधित है। और 49 नंबर क्वेश्चन है, आदर्श अर्थशास्त्र संबंधित है, तो सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ए तथा बी दोनों से, तथ्यों से, विचारधारा से। तो इस चैप्टर से जितने भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट थे, रिलेटेड थे, उन सारे क्वेश्चनों को हमने करा दिया है। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलना। फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर पर शेयर जरूर करना। अगर थोड़ी सी भी हेल्प मिली हो तो वीडियो को लाइक करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।